व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में पहले हम न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर हम कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। उन टॉपिक्स के रिवीजन में आज सारी मिलिट्री की एक्सरसाइज, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, इन सब की जो जो एक्सरसाइज है, जिस दूसरे वर्ल्ड के साथ में उनके कॉन्टैक्ट है, उससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में जो मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर बताऊंगा। तो ये कंप्लीट शेड्यूल हमारा रहेगा। ओके, तो न्यूज एनालिसिस में फर्स्ट पेज पर दे रखा है, फर्स्ट पेज और पेज 10 पर है ये न्यूज रिलेटेड टू लोकपाल है। हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले भी लोकपाल से रिलेटेड एक न्यूज डिस्कस की थी। देखिए, वहां पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, लोकपाल का गठन अब तक क्यों नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि 1/10 आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। 10% जो है, 10% जो है वोट चाहिए किसी भी, 10% वोट नहीं, 10% सीट चाहिए किसी भी पार्टी को एक अपोजिशन की, मतलब अपोजिशन की पोजीशन लेने के लिए। एक्चुअली है क्या, देखिए, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक बंदे ने क्वेश्चन में पूछा था कि सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि 10% सीट होनी चाहिए। ये ओनली एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन एक ऐसी चीज होती है जो कि लंबे टाइम से चली हुई आ रही है, फिर उसको मान लिया जाता है कि हाँ, ये सही है हमारी कंट्री के हिसाब से, और फिर उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कन्वेंशन टाइप में है, ठीक है ना। तो ये बना रखी है पहले से। तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए, लोकपाल को, तो उसमें क्या चाहिए, एक अपोजिशन लीडर चाहिए। पर लेकिन जो हमारी 16th लोकसभा है, ये हमारी जो चल रही है अभी 16th लोकसभा चल रही है, ठीक है ना। तो जो ये हमारी 16th लोकसभा है, इस लोकसभा में कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं है, ठीक है ना। ओनली लार्जेस्ट पार्टी का लीडर है, अपोजिशन का लीडर नहीं है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लोकपाल को अपॉइंट कर सकते हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बोल रही है कि हम पहले जो 2013 का एक्ट बनाया था हमने, उसमें रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करेंगे? कि अपोजिशन जो लीडर हमने लिख रखा है, उसको लार्जेस्ट पार्टी का लीडर रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद में हम लोकपाल को अपॉइंट करेंगे। ये तो वही हो गया ना, मतलब एक तरीके से तिल का ताड़ बनाना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो ब्रीच नहीं हो रहा है इसमें, तो आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो 10% में लगभग कितनी सीटें बैठ जाएंगी, अगर अपने हिसाब से देखिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितनी सीट हो जाएंगी 10% में, और टोटल कितनी सीटें हैं लोकसभा में, और कितनी नॉमिनेटेड सीटें हैं, ये भी बताइएगा। और राज्यसभा में बताइए, चलिए, कितनी नॉमिनेशन की सीटें होती हैं। आपको पूरा आइडिया हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा का। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, पेज फर्स्ट पर ही ये न्यूज है। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है, तो उससे रिलेटेड न्यूज है। देखिए, नॉर्मली सेविंग रहती है, वो स्टार्टिंग से जब जॉब करना स्टार्ट करते हैं, तो तब से लेके सैलरी में से कट होता रहता है, और वो वहां पे जमा होता रहता है, ठीक है ना। तो उसको निकाला नहीं जाता है। पर लेकिन इसको अब अलाउ कर दिया है कि कैन विड्रॉ प्रोविडेंट फंड कब कर सकते हैं, कि जब उनको हॉस्पिटल का बिल पे करना हो। मान लीजिए कोई कंडीशन किसी की खराब है, कोई बीमार है, वहां पे इमरजेंसी एकदम आ गई है, तो उस टाइम पे यहाँ पे आप प्रोविडेंट फंड को निकाल सकते हैं वहां पे। तो ये अलाउड कर दिया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा? ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के, ईपीएफओ बोलते हैं, जिसका एग्जाम भी कराती है यूपीएससी। तो उसी के द्वारा ये सब चीज हैंडल की जाती है। पर लेकिन तब होगा जब सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा आदमी, जाके लिखे सबमिट करेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे ही चल जाएगा वहां पे काम। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ईपीएफओ के बारे में देता हूँ। देखिए, जो ईपीएफओ है, उसको जो फाउंड किया गया था, तो उसको 1952 में बनाया गया था, ठीक है ना। पेन में प्रॉब्लम हो गई, 1952 में, ठीक है। तो 1952 में इसको बनाया गया था। तो उसके बाद में देखिए, एक बात और आती है कि ये जो वर्क करती है, किसके अंडर में करती है? ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में वर्क करती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो एक्ट है वो है प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ठीक है ना। ये इसका एक्ट है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, उड़ान स्कीम से रिलेटेड न्यूज है। पहले भी हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो देखा था हमने। पेज फर्स्ट पे न्यूज है, 6 पे न्यूज है, 10 पे न्यूज है। मैं टोटल आप लोगों को एक जिस्ट दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये पहले डिस्कस की थी हम लोगों ने। होता क्या, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं अलग अलग एरिया में, दिल्ली के आसपास में भी कई सारे एरिया एनसीआर में ऐसे हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो वैसे ही पड़े हुए हैं। मतलब वहाँ पे उनकी जमीन भी है, वहाँ पे उनके मतलब एक प्रॉपर बना भी रखी है चीजें। पर लेकिन वहाँ पे फ्लाइट नहीं उतरती है, क्योंकि वहाँ पे मरम्मत नहीं की जाती है ढंग से, एक प्रॉपर रेख देख नहीं की जाती है। तो वहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा सा भी पैसा खर्च करा जाए, तो क्या हो सकता है, एक प्रॉपर वे का एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, वहां पे फ्लाइट के उतरने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है कई बार। तो उसके लिए क्या सोचा जा रहा था कि आसपास वाले एरिया में, तो नोएडा वाले एरिया में या फिर मेरठ वाले एरिया में, तो यहाँ पे छोटे मोटे एयरपोर्ट डेवलप किए जाए, जिससे फिर से उसको जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। और फिर मेट्रो के थ्रू या फिर कोई हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू यहाँ से अगर आदमी किसी मेरठ उतार दी जाए उसकी फ्लाइट, दिल्ली आना, तो लगभग 30 से 45 मिनट में वो यहाँ पे पहुंच जाए।
तो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हीं सब चीज़ों के चलते देखिए आज की डेट में जितने आदमी रेलवे में उसमें ट्रेवल करते हैं, ठीक है? रेलवे में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला था कि मतलब लगभग 2,500 रुपए का माना है इन्होंने, लगभग 1 घंटे की अगर कोई यात्रा कर रहा है। तो अगर रेलवे में भी अब अच्छी खासी 2 टायर या 3 टायर एसी में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा लगता है। तो यहाँ पे टाइम भी बच जाता है और आराम से आदमी चला भी जाता है। इससे रेलवे के भी ऊपर बर्डन कम होगा और दूसरी बात ये हो जाती है कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की डेट में टाइम की। अगर आदमी डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है, देखिए बहुत सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे हवाई जहाज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा आदमी यात्रा करते हैं और हमारे यहाँ पे ये एक सपना माना जाता है बहुत से आदमियों का तो कि यार बड़ा होके हवाई जहाज़ में बैठूँगा, अपने मम्मी-पापा को हवाई जहाज़ में बैठाऊँगा। तो ये इस तरीके के सपने आधों रहते हैं, तो इस सपने को मतलब एक तरीके से रियलिटी में बनाने के लिए मोदी जी का आप लोगों ने मतलब एक स्पीच भी सुना होगा, उसमें उन्होंने ये बोला था कि हवाई चप्पल पहन के आदमी को हवाई जहाज़ में बैठाना है मुझे। तो मतलब एक तरीके से नॉर्मल आदमी जो सिटीजन कैजुअल सिटीजन है वो भी एक तरीके से इसमें हवाई जहाज में यात्रा कर सके, तो इन चीजों पे फोकस ज्यादा दिया जा रहा है। अगर देख लीजिए, अगर नॉर्मल आदमी इसमें यात्रा करने लगे तो एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होगी। ये एक देखिए नॉर्मल वो नहीं है डिसीजन, इसके पीछे कई सारी चीजें हैं। एक तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसके बाद में बहुत सारे आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एक इंडस्ट्रियल फील्ड यहाँ पे बन सकता है, एक हब बन सकता है ये इंडिया। तो उन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर एक बार कोई यात्रा करना स्टार्ट कर दिया तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर क्या कहना है। तो इसीलिए बोला गया। पर लेकिन जितने भी डेवलप किए गए, जिनके लिए फंड की बात की गई है, मान लीजिए यहाँ पे कोई जो जितने भी पोर्ट डेवलप किए गए हैं, ठीक है ना, तो उस पे मान लीजिए कोई बाहर से आके फ्लाइट उतर रही है तो पर फ्लाइट पे इन्हें 800 साढ़े 800 वो 8 साढ़े 8 हजार के करीब उन पे पैसा लगाया जाएगा, ठीक है ना, उतरने का उससे पैसा लिया जाएगा। ये इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, बस पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मल एग्जाम में क्या होता है, आपसे डायरेक्ट स्कीम पूछी जाएगी और स्कीम के तहत क्या पूछा जाएगा, या तो इसकी फुल फॉर्म क्या है या फिर किस लिए इसका पर्पज किस लिए बनाई गई है। तो पर्पज किस लिए है, रीजनल कनेक्टिविटी। तो इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। अब मैं बताने लगूँ आपको 8,000 में ये हो रहा है, 500 में ये हो रहा है, यहाँ से पैसे इकट्ठा होंगे, ये मिनिस्ट्री का काम होता है। तो इतने डीपली चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल चीजें देख लो कि स्कीम का नाम क्या है, स्कीम का पर्पज क्या है और कितने एरिया में, या ज्यादा से ज्यादा ये देख लो कि सबसे पहले इंप्लीमेंट कहाँ की जा रही है। जैसे यहाँ पे दिल्ली टू शिमला, ठीक है ना, और ये एक ये हो गया, दो तीन बस स्टार्टिंग का याद रखिए, हाल तो आगे याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो बस दो तीन चीजें, इतनी सारी स्कीम है, क्या क्या चीजें याद रखोगे, ठीक है ना। तो टोटल ओवरव्यू से लिया करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक कवर करने होते हैं। ओके, तो ये इसके बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई, तो ज्यादातर मतलब ये चीज याद रखिएगा इससे रिलेटेड। ये न्यूज है, अच्छी खासी न्यूज है, मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। पेज फर्स्ट पर ही न्यूज है, ये तीन मूर्ति मार्ग दिल्ली में है ये, ठीक है ना। तो ये तीन मूर्ति मार्ग जो है, इसका नाम चेंज करने की बात चल रही थी। तीन मूर्ति मार्ग भी बोलते हैं इसको, तीन मूर्ति चौक भी बोलते हैं इसको। तो इसका नाम चेंज करके तीन मूर्ति मार्ग और तीन मूर्ति चौक के बीच में एक वर्ड डालने की बात कर रही थी, ये हाइफा वर्ड, ठीक है ना। ये क्या है, इसे ऐसा क्या है इस वर्ड में इंटरेस्टिंग कि इसको डालने की बात चल रही है। ऐसा इस वर्ड में इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए इजराइल की सिटी का नाम है ये, ठीक है ना, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इजराइल की विजिट करने वाले हैं। तो उसके देखते हुए बोला जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हमारी किसी सिटी का नाम या हमारे किसी नेता का नाम, जैसे महात्मा गांधी जी का नाम कई बार रखा जाता है, किसी उनकी मूर्ति कहीं पे रखी जाती है, तो एक कनेक्टिविटी बनती है वहां के लोगों के बीच में, एक मतलब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनता है एक तरीके से देखा जाए। तो इसीलिए इसका नाम रखने की कोशिश कर रहे थे। क्यों, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे इंडियन सोल्जर थे, जितने भी इंडियन सोल्जर थे, उन्होंने जाके यहाँ पे लड़ाई करी थी इसराइल में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम पे इसराइल में यहाँ पे इस सिटी में इंडियन सिटी इसी के नाम पे बनाया गया है। और जो तीन मूर्ति नाम रखा गया है, किस लिए रखा गया है, ये तीन मूर्ति रखा गया है जो उस टाइम पे तीन रेजिमेंट थी जो कि लड़ी थी वहां पे जाके, ठीक है ना। जो तीन रेजिमेंट थी, तो उन तीनों रेजिमेंट के यहाँ पे जो तीन आदमी शो कर रहे हैं, तो तीनों रेजिमेंट के वो आदमी शो कर रहे हैं जो तीन रेजिमेंट वहां पे जाके लड़ाई करी थी। तो आप लोगों को ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से दो कंट्री का भी कनेक्शन हो रहा है इससे। देखिए ये हो गया यहाँ पे इंडिया, इंडिया से ये हो गया यहाँ पे पर्शियन गल्फ और रेड सी, गल्फ ऑफ अदान, और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे हो गया इसराइल। तो इसराइल में नॉर्थ में है ये सिटी जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया ब्लैक सी, कैस्पियन सी, तो ये तो सब आप लोगों को आजकल याद ही हो गए होंगे, तो इन सबको थोड़ा याद रखा करो। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि तीन मूर्ति बनाई किस लिए गई है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस कंट्री के साथ में कनेक्ट है, ऐसा पूछा जा सकता है। और ये जो नाम आ गया हाइफा, इसका नाम भी याद रखिएगा, कौन सी कंट्री की सिटी है ये, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, डायरेक्ट प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं ये। आगे चलते हैं अब। रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में बात चल रही है। हम लोग रोहिंग्या के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी मैक्सिमम म्यांमार में रहती है, म्यांमार में रहती है मैक्सिमम, पर लेकिन अलग अलग पार्ट में बांग्लादेश में भी आजकल आप लोगों को देखने की मिलेगी। इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमने कई सारे आर्टिकल भी डिस्कस करे थे इससे रिलेटेड, उनमें ये डिस्कस किया गया था कि इंडिया वाले जो है
मतलब जो यहाँ के लीडर हैं, अगर हिंदू पे कहीं पे भी अटैक हो रहा है तो सब सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम, जो कि रोहिंग्या मुस्लिम है, उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंसल्ट होती है, उनको ढंग से प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, तो इंडिया वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें इस तरीके की बातें डिस्कस की गई थी। तो इंडिया में यहाँ पे बता रहे हैं जो रोहिंग्या पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, रोहिंग्या आदमी जो यहाँ पे आते हैं, वो मैक्सिमम कोलकाता से होते हुए आते हैं, ठीक है ना। और 60% बोला है जो यहाँ पे मैन जो इमिग्रेंट है। तो मैंने बोला था कि याद रखना इनको, रोहिंग्या हो गया म्यांमार से, अब तो याद भी हो गए होंगे यार, सिनीहेला हो गया श्रीलंका से, और मधेसी कहाँ से हो गया, नेपाल से। तो ये सारे कुछ नाम थे, इनको थोड़ा याद रखिएगा, ये मैच करने के लिए आ जाते हैं कई बार, ठीक है। पेज 7 पे न्यूज है, जुडिशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड न्यूज है, जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालने की बात कर रहे हैं। किस तरीके से होगा, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं आज की डेट में कि कल से मैंने आप लोगों से डेली 5 तो आर्टिकल पूछने हैं, ठीक है ना, 5 स्टेटों के कैपिटल के नाम पूछने हैं, ठीक है, 5 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर के नाम पूछने हैं, 5 कंट्रियों, किसी भी कंट्री के जो आप लोगों को 15-20 कंट्री दूंगा, उनमें से बोलूंगी 5 कंट्री की कैपिटल और उनकी करेंसी पूछनी है। तो आप लोग क्या करेंगे आज की डेट में, अगर मैं बोल दूं कि मैं पूछूंगा नहीं आप लोगों से कुछ भी, बस आपको बोल दूं याद कर लिए, तो आधे बोलेंगे आज कर लेता हूँ, आधे बोलेंगे कल कर लेता हूँ। पर लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कल मुझे सुनना है ये आप लोगों से, तो मैक्सिमम तो मैं सबको तो नहीं बोल सकता 100%, पर लेकिन 80 से 85% आदमी ट्राई करेंगे, सारे याद भले ना हो पर कुछ ट्राई करेंगे। तो उसी लिए इस तरीके का ये इंडेक्स बनाने की बात कर रहे हैं। अगर उनको आपको पता होगा कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक हो रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस चेक होने का मतलब है कि आप थोड़े अलर्ट हो जाएंगे और चीजों को करना ढंग से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो नीति आयोग की काउंसिल बैठी हुई है, जिसमें 3 ईयर का क्या बनाया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है, जो जो पहले 5 साल का था, अब 3 साल का जो प्लान बनाने की बात चल रही है, जिसको एक्शन प्लान भी बोला गया है, ठीक है। तो 15, 7 और 3 की बनाने की बात चली थी। तो जो उस प्लान में बात की गई, जुडिशियल का परफॉर्मेंस इंडेक्स भी चेक किया जाएगा, क्योंकि देखिए अगर कोई आदमी न्याय लेने जाता है तो सबसे पहली कंडीशन होती है, जैसे न्याय स्टार्ट हुआ तो वहां पे तारीख पे तारीख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी पहुंच जाती है कि उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो पहले तो सबसे पहले जो बात हो गई टाइम की, आप टाइम से जस्टिस नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या मतलब हो गया। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो गई। तो जो सबसे बुरी कंडीशन है, उस टाइम के इंडेक्स को देखते हुए उसमें परफॉर्मेंस अच्छी आएगी निकल के। तो ये सारी एक तो चीज जुडिशरी के बारे में हो गई। फिर इन्होंने कई सारी बातें ऐसी भी बोली है, देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे हैं जो कि कॉलोनियल टाइम के हैं और आज तक पड़े हुए हैं। तो इन्होंने बोला है कि उन सारे लॉ एंड रेगुलेशनों को भी खत्म करो जल्दी से जल्दी, और एक टारगेट रखा होगा जितने भी इररिलेवेंट जितने लेजिस्लेशन है उनको मार्च 2019 तक उनको खत्म करने की बात चल रही है, ठीक है ना, कि उनको मैक्सिमम को निपटा दिया जाएगा। और देखिए अगर कहीं पे कोई भी रूल और लॉ एंड रेगुलेशन की कंडीशन खराब हो रही है तो फिर पुलिस की बात आती है। पुलिस का जो यूएन का इंडिकेटर है वो कितना है, यूएन का इंडिकेटर है कि 222 आदमी जो है पर लाख पीपल पे इतने पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन इंडिया में देखिए 137 है, 137 पर लाख हमारे यहाँ पे ये है। तो इसको बढ़ाने की बात चल रही है, जल्दी से जल्दी इसको बढ़ाया जाए। तो इस तरीके के भी कई सारे सजेशन इन्होंने दिया है। तो ये ड्राफ्ट जो प्लान किया जा रहा है उसमें ये 3 साल के आगे की परफॉर्मेंस के बात में बात कर रहे हैं। 3 साल का यहाँ पे निकलेगा, लगभग 3 साल का इन्होंने यहाँ पे दिया है। 3 का यहाँ पे तो 1-2 का ही हो गया, 17 चल रहा है, 18 17 को लगा लो, 18 को लगा लो, 19 को लगा लो। तो 3 साल में इनको खत्म करने की बात चल रही है। तो काइंड ऑफ इस तरीके के सजेशन दिए गए, इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे कि चीजें जो है एक प्रॉपर वे में और टाइमली सारी निपटाई जा सके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल था। आइए अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे BBIN की बात चल रही है, क्या किसकी, BBIN, ठीक है, BBIN है, बीबी की वाइन नहीं है, ठीक है। तो BBIN की बात चल रही है यहाँ पे। तो BBIN के बारे में क्या है, यहाँ पे बी का मतलब हो गया बांग्लादेश, दूसरे बी का मतलब हो गया भूटान, तीसरे आई का मतलब हो गया इंडिया और एन का मतलब हो गया नेपाल। तो इनको कनेक्ट करने के लिए एक क्या बात चल रही है, SAGQ, इसको बोला है साउथ एशिया ग्रोथ कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो मतलब एक साउथ एशिया का मिला के एक ग्रोथ कोऑर्डिनेटर बनाना है, मतलब इनको सबको कनेक्ट करना है एक तरीके से। किस किस को कनेक्ट करना है यहाँ पे अभी बताया मैंने। एक साइड में हो गया, कौन हो गया एक साइड में, ये देखिए यहाँ पे भूटान हो गया, इसकी वजह से न्यूज भी बताता हूँ, ये नेपाल हो गया, ये कोलकाता हो गया, और यहाँ पे हो गया ये म्यांमार से होते हुए, ठीक है ना। और यहाँ पे चितगांव पोर्ट को भी कनेक्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके की बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को कनेक्ट करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से एक पूरा कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। तो इन्होंने अभी जो न्यूज है वो किससे रिलेटेड है, वो भूटान से रिलेटेड है, ठीक है। तो भूटान वालों ने क्या बोला है, भूटान वालों ने ये बोला है कि कौन कौन है यहाँ पे, देखिए नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और इंडिया है। तो भूटान वालों ने ये बोला है कि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम जो सब रीजनल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है उसको मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। भूटान एक बहुत ही शांति प्रिय कंट्री है और भूटान वाले हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे नेचुरलिटी बनी रहे, ठीक है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की चीज भी यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे मतलब वो की जाती है। तो ये सारी चीजें, तो भूटान वाले हमेशा चाहते हैं कि वहाँ पे एक शांति बनी रहे और एक अच्छे से मतलब नेचुरलिटी बनी रहे चीजों की। तो इस तरीके का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है
तो बहुत ही सोच समझ के बातें करते हैं। तो ये बोल रहा है देखिए अब तो पास नहीं हो पा रहा है, अब जॉइंट सीटिंग बैठा के इसको पास करने की सोची जाएगी, करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे आने वाली देखने वाली बात है। बस आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सी कंट्री है इसमें, और ये सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा था, खासकर साउथ एशिया में। ठीक है, तो इंडिया का देखिए क्या फायदा है इससे। सबसे बड़ी बात इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर इससे इस सारे रीजन में इस तरीके से कनेक्टिविटी आ जाती है यहाँ पे सारी, तो हमारा जो हमारा साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है जो हमारा, उसमें आराम से हम चीजों को पहुंचा सकेंगे। और कुछ भी जो भी काम किए जा रहे हैं, हमने इसकी बात कर रहे हैं, या फिर चाइना के साथ में हमने जो कॉरिडोर बनाने की बात करी थी उसकी बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे जितने भी कनेक्शन की बात चल रही है जिस भी कंट्री के साथ में करना है, पूरा पर्पज ये है कि हम किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट को इतने अच्छे से कनेक्ट कर सके ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ये इतने याद रखने की जरूरत नहीं है कि किससे किसको कनेक्ट करना है। ठीक है, बस पता होना चाहिए, कम से कम कंट्री का पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। पेज 13 पे न्यूज है, ये भी काफी अच्छी न्यूज है। देखिए डायरेक्ट टैक्स की बात करी है, ठीक है ना, मतलब आज की डेट में अगर देखिए एक तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स को तो हम सारे को सब्स्यूम करने जा रहे हैं, किसमें, जीएसटी में सब्स्यूम करने जा रहे हैं। पर लेकिन एक डायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स देखिए अगर पहले से ही देखा जाए, हमारे यहाँ पे कंट्री पे इनडायरेक्ट टैक्स हमारे आदमियों पे लगाया गया है, ज्यादा हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स देने की सिचुएशन में नहीं है, एक तो इंप्लॉयमेंट नहीं है ज्यादा लेवल पे, और सबसे बड़ी बात यह है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट पीपल है, और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स सबसे कम हो गया। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया कीजिए, ठीक है ना। पूछ लिया अगर आपसे किसी से कि क्या तरीका है एग्रीकल्चर पे, मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो हमारे नीति आयोग के मेंबर हैं उन्होंने क्या बोला था, एक आर्टिकल निकाल के लेके आए थे कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा देते हैं। 2 दिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने बोला कि एग्रीकल्चर पे हम कैसे टैक्स लगा सकते हैं यार, एग्रीकल्चर तो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें तो हम टैक्स लगा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे निकाल निकाल के कि कौन सा सब्जेक्ट है, क्या टैक्स लगा सकते हैं, कौन सा टैक्स ज्यादा है, कौन सा कम है। अगर लेक्चर को आप ढंग से सुनेंगे तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप वैसे ही सोल्व करके ले जाएंगे। ओके, तो ये बोला है देखिए डायरेक्ट टैक्स अब बढ़ने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर से, उसके चलते हुए बैंकों के पास में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ठीक है ना, तो पैसा आ गया तो अब कम से कम पता है कि किस लोगों के पास में, किस आदमियों के पास में कितना पैसा है। तो डायरेक्ट टैक्स से एक तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पहले डायरेक्ट टैक्स आज 5.6% था, उसको बढ़ाने की बात चल रही है कि 6.3% जीडीपी का होने की बात चल रही है उसकी। ठीक है ना, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से देखिए बैंकों के पास में जो जीडीपी बोल रहा हूँ, बैंकों के पास में जो डिपोजिट आया है, ठीक है, उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। डायरेक्ट टैक्स देखिए G20 कंट्री का डायरेक्ट टैक्स नहीं है, टोटल टैक्स की बात कर रही है। टैक्स टू जीडीपी का रेशियो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इंडिया का देखिए यहाँ पे आप लोगों को इंडिया का ये रहा, इंडिया का देखिए यहाँ पे लगभग 15% के लगभग है, 15 15.5%। ठीक है ना, पर लेकिन कंट्री का देखिए कितना, यहाँ पे 28 भी है, यूके का 28 है, यहाँ पे कई कंट्री ऐसी हैं, यहाँ पे नहीं दे रखी है, 30 34 36 भी है कंट्री हो गई होगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो G20 दे रखी है ओनली। तो यहाँ पे देखिए G20 में भी इंडिया का ये हो गया। ठीक है, इंडिया से नीचे कोई नहीं है G20। इंडिया से नीचे अगर ब्रिक की बात करें, ब्रिक वाली कंट्री में कौन नहीं है, ना ब्राजील इंडिया से नीचे है, ना साउथ अफ्रीका इंडिया से नीचे है, चाइना भी इंडिया से नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंट्री सारी इंडिया से ऊपर ही ऊपर है। रशिया भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, तो रशिया भी ऊपर ही हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है, तो किसी भी तरीके से उसको बढ़ाना है। आप राइटिंग में इसको लिख सकते हैं, लगभग याद रखना 15 से 16% हमारा आज के डेट में चल रहा है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने की बात चल रही है। देखिए अब आगे वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो फोकस किया जा रहा है वो डिजिटलाइजेशन पे चल रहा है। तो अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो बैंकिंग रहेगी उसमें मीडियम। अगर मीडिएटरी उसमें बैंक रहता है तो फिर अब पता रहेगा किसके कितना पैसा है, तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है आराम से। तो ये वाली बात है यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़ी याद रखनी है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी, और ऊपर से टैक्स टू जीडीपी रेशो की वजह से भी, और आगे से जीएसटी की वजह से भी। तो कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को सभी को बताया था कि आज हम एक मतलब जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में दूसरी कंट्री के साथ में, हम उनको डिस्कस करेंगे आज। तो पहले आर्मी की देख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहली मित्रा शक्ति। ठीक है ना, तो मित्रा कौन है, पड़ोसी हो सकते हैं, मैत्रीपाला सिरिसेना मित्रा बना दिए। ठीक है, तो कुछ भी हल्का सा बना के याद कर लिया कीजिए। चाइना वालों के साथ में हैंड इन हैंड, चाइना वाले ऐसे ही हैं, उनके साथ में एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, वरना उनके ऊपर ट्रस्ट करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक्साइज शक्ति, एक्साइज शक्ति ये फ्रांस के साथ में है। फ्रांस की आर्मी अच्छी खासी है, मतलब फ्रांस की आर्मी के साथ में है एक्साइज शक्ति। नोमैडिक ये है एलिफेंट, ये एक्साइज जो नोमैडिक एलिफेंट ये है मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया समझ में आता है मैप में कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे हो गया मंगोलिया, तो ये हो गया मंगोलिया यहाँ पे, तो मंगोलिया के साथ में है ये हमारी नोमैडिक एलिफेंट। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किसके साथ में है, युद्ध अभ्यास यूएसए की आर्मी के साथ में है। ठीक है ना, सिंस 2005 से चल रही है, तो यूएसए के साथ आर्मी के साथ में मिलकर हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अगर चाइना का लोग कुछ बदतमीजी करने लगा तो उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है,
आगे क्या है, सूर्य किरण। सूर्य किरण किसके साथ में है, ये मिलिट्री के साथ में, नेपाल की, ठीक है ना, नेपाल की मिलिट्री के साथ में है। तो देखिए इस थोड़ी सी कई सारी चीज होती है, जैसे इस तरीके की एक्सरसाइज है ना, तो उनका नाम याद रख के कुछ भी ऐसा ट्रिक्स ही बना लीजिए हल्की सी। अगर किसी के पास में है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा वो, तो जिससे कि आगे अगर आगे डिस्कस करूंगा फिर लोगों को बता दूंगा मैं यहाँ पे, कम से कम सबको पता चल जाए, ठीक है। तो मिलके काम करना चाहिए। आगे वाली क्या है, आगे वाली है लामितीय। लामितीय किसके बीच में है, इंडिया एंड सिचल्स। ये कहाँ पे पड़ता है, ये आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मैप मेरे वाले मैप में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ वाले इंडियन ओशन में पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पे पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वाली क्या है, प्राबल दोस्तियाक। ये किसके बीच में है, इंडिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है ना, इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में है ये। अब कजाकिस्तान भी ढूंढना है आप लोगों को, ढूंढिए कहाँ पे दिख रहा है कहीं, ये रहा, मिल गया ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कोई भी चीज आ रही है ना, एक बार मैप में आप लोग देखेंगे ना तो फिर याद ही रह जाएंगी चीजें, तो उसको थोड़ा सा एक बार मैप में देख लो तो फिर हो गया काम। ये है अलनगा, ये किसके बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में। ओमान को भी देखना है, ये गया ओमान, नीचे हो गया यामान, ओमान यामान मतलब यमन, ओके। तो ये हमारी इनके साथ में एक्सरसाइज होगी, तो इनको 2-3 बार देखिएगा और नीचे कोशिश करिएगा कि कमेंट में एक बार अगर लिखे भी इनको ट्राई करेंगे ना, 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना, रटने की कोशिश नहीं करनी है। ओके, अब एयरफोर्स की देख लेते हैं। एयरफोर्स हमारी थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो वे अपने में मस्त मौला रहते हैं। ठीक है, पहली है जो इंद्रधनुष, ठीक है ना, या फिर रेनबो इसको बोला जाता है। तो ये भी है किसके साथ में, इंडिया और यूके के बीच में। एक मिशन इंद्रधनुष है, वो किस चीज से रिलेटेड था, याद आ रहा है, हाँ हाँ याद रखना उसको, दवाइयों से रिलेटेड था वो। और दूसरे वाला क्या था, एक इंद्रधनुष था, वो वाला इंद्रधनुष बैंक से रिलेटेड था। और ये वाला इंद्रधनुष भी है ठीक है, तो कई सारे इंद्रधनुष हो गए आप लोगों के पास में। एक है गरुड़ा, गरुड़ा किसके साथ में है, फ्रांस के साथ में है ये। ओके, फ्रांस के साथ में ऊपर भी थी कोई एक्सरसाइज, याद आ रहा है कुछ, कौन सी थी, ये शक्ति करके थी। तो गरुड़ा शक्ति दो याद रख लीजिएगा, गरुड़ा में शक्ति है तो दोनों किसके साथ में हो गए, फ्रांस के साथ में, और मतलब दोनों फ्रांस के साथ में होगी, आर्मी के साथ में, और ये एयरफोर्स के साथ में। ओके, ये अविया इंदिरा, ये किसके साथ में है, इंडिया और रशिया के साथ में, ठीक है, इन दोनों के साथ में है, मतलब हम दोनों की आपस में है। तो ये कुछ ये हो गई हमारी एयरफोर्स वाली। अब ये होती है नेवी की स्टार्ट। देखिए नेवी में फिर स्टार्टिंग में वरुणा आ गया, वरुणा किसके साथ, फिर से फ्रांस आ गए। तो फ्रांस के साथ में आप लोग याद रखिएगा, फ्रांस के साथ में शक्ति का प्रदर्शन अगर हम दिखाएंगे तो जमीन पे दिखाएंगे। गरुड़ा, गरुड़ा क्या करता है, गरुड़ सुना है नाम, गरुड़ उड़ता है, तो गरुड़ उड़ता है तो वो एयरफोर्स की हो गई। वरुण, वर्षा का भगवान बोला जाता है इसको, वरुण, तो वरुण किसकी हो गई, ये नेवी की हो गई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, SLINS, तो SL तो हो गया श्रीलंका के लिए, IN हो गया इंडिया के लिए, EX हो गया एक्साइज, ठीक है ना। तो ये होगी SLINX, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो गई। इंदिरा, इंदिरा, IND इंडिया, RA रशिया, तो ये क्या हो गई, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। मालाबार तो हम इतने दिनों से जिक्र कर ही रहे हैं, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज इसमें जापान भी आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया भी गुहार लगा रहा है कि मुझे भी अंदर डालो इसके। और इसी के बीच में हमने लिमोवा भी डिस्कस किया था कि लिमोवा ये साइन करने की बात चल रही है कि एक दूसरे का पोर्ट यूज कर सकें, तो वो सारी चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है ना। सिम्बैक्स, ये वाली किसके साथ में, ये वाली है इंडिया और सिंगापुर। ओके, तो देखिए इनको थोड़ा सा ना कई बार कुछ ट्रिक बना लीजिए, कुछ इस तरीके से कर लीजिए, तो फिर सारी चीजें आराम से याद रह जाएगी, ठीक है। ये है IBS, देखिए IBS हो गया, एक तो गया इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अमार, तो इसको याद रखिएगा, ये किसके साथ में हो गई, इंडिया की हो गई, साउथ अफ्रीका की हो गई और ब्राजील की हो गई, तो सारे मिलके ये इसको बोल रहे हैं IBS अमार। ओके, कोनकन, कोनकन किसके साथ में है, कोनकन किसके साथ में है, ये है नेवी के साथ में, किसकी नेवी के साथ में, ब्रिटेन की, जिसको रॉयल नेवी भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगले वाली क्या है, IAUS, ये क्या हो गया, AUS क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, IN हो गया, IND हो गया इंडिया, EX हो गया। कई सारी तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अक्षर में से ही निकल जाएगी आपके लिए। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है ना। तो देखिए कई सारी चीजें आप लोग जैसे कि कॉमन छाट लीजिएगा, जैसे अब यहाँ पे फ्रांस की हो गई, ठीक है, पीछे में यूनाइटेड स्टेट के साथ भी है क्या हमारी कोई, उसको देखिए अब एक बार। तो यूएसए के साथ भी तो हो गई, एक तो वहां पे युद्ध अभ्यास हो गई, ये देखो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक तो युद्ध अभ्यास हो गई यूएसए के साथ में, ठीक है ना, युद्ध अभ्यास हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरी क्या हो गई है, मालाबार। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मिला के याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। पता चला उन्होंने युद्ध अभ्यास का नाम दे दिया और नीचे दे दिया कमेंट में कि यूएसए की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में, लेकिन है वो किसके बीच में। तो इस तरीके से याद रखना है, उसमें कंफ्यूज नहीं होता है आर्मी के बीच में, लगा दिया नेवी के बीच में, तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है ना।
तो ये क्या है, सैयोग कैजान। तो ये वाला याद रखिएगा, ये किसके साथ में, देखिए नाम ही ऐसा आ गया, कैजिन। कैजिन मतलब जिंग चिंग किंग तो मतलब जापान वाले आ गए, ठीक है ना। ये है नसीम अल बहार, ये किसके साथ में, ओमान के साथ में। ओमान के साथ में भी दो हो गई, पहले वाली कौन सी थी, याद आ रहा है अब, ओमान के साथ में देखो पहले वाली कौन सी थी, ये थी अल नगाहा। तो दो ओमान के साथ में हो गई हमारी। तो इस तरीके से इनको थोड़ा सेग्रीगेट करने की कोशिश कीजिएगा, इनको मिक्स नहीं करना है किसी भी हालत में, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, ये मॉर्निंग में क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को, ये उनके आंसर है। देखिए आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, ठीक है ना, 2005 में आया था, और किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है ना। तो इनके अंदर आता है ये। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 8th शेड्यूल है। 8th शेड्यूल के बारे में बात की थी, कितनी लैंग्वेज है उसमें यहाँ पे, तो टोटल ये लैंग्वेज है यहाँ पे। ओके, इन लैंग्वेज में ये है, जो 4 लैंग्वेज है ये, बोडो करके, उसके बाद में संथाली, मैथाली, डोगरी। तो ये 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसमें आई थी। एक मैंने आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि ये मालावी किस किस से कनेक्टेड है, तो तंजानिया से कनेक्टेड है, यहाँ जाम्बिया से कनेक्टेड है, यहाँ मोजाम्बिक से कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर हो गया। तो ये टोटल हो गया इन चीजों के लिए। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।